हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं जैसे कि एनसीईआरटी की सीरीज़ में आज मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी पॉलिटिकल साइंस की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत कुछ इसमें बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ में आएगा चीज़ें, यानी कि बेस तो आपका मैंने पहले ही क्लियर किया था थोड़ा-सा, बट ये इसे थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, यानी कि एक अपर लेवल एक स्टेप आगे है। इसमें चीज़ें आप बहुत ब्रीफली समझेंगे। उसके आगे हम इस तरीके से जब 9th क्लास के बाद 10th क्लास के बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी पे वो शिफ्ट करेंगे, तो उसमें प्रॉपर्ली पूरा जो है चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अबाउट लिखी गई हैं। बट ये 10th क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग है, तो उसके हिसाब से लिखी गई है। बट इसमें जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उससे एक्स्ट्रा एडिशन करूँगी और आपको उसके अबाउट बहुत अच्छे से बताऊँगी। और आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि बिगिनर्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लगता है कि क्या-क्या पढ़ लूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो उसपे आपको काम डाउन रहना है, यानी कि पेशेंस रखना और चीज़ों को स्लोली यानी रैपिडली नहीं ग्रेजुअली समझना है, क्योंकि हर चीज़ों में लगता है जो आप सडनली शिफ्ट करते हैं अगर जो है रेफरल बुक पे, तो आपको भी वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो इसलिए एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत सारी चीज़ें आप नई-नई सीखेंगे और उसके बाद जो है वो आपका बेस बनाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अबाउट बहुत अच्छे से लिखा गया है, जो कि आपका जीएस पेपर 2 में जो है कवर करता है। उसके साथ साथ जो है एसए में भी को आता है। उसके साथ साथ प्रीलिम्स में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस नियर अबाउट आ जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो ये सारे इसका इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि मैंने आपको डेमोक्रेटिक का मतलब बताया था कि इसमें यानी कि लोगों का शासन है। ये देख सकते हैं, ये हमारा पार्लियामेंट है, पुराना वाला। अब तो नया आपने देखा ही है जो है किस तरीके से बन गया है। इस तरीके से लोग यानी कि अपनी बात रखने के लिए जो है आवाज़ करते हैं। सब कुछ ये सारे आप जानते ही हैं। इंडिया में तो हर पर्सन बहुत अच्छे से क्या कहते हैं अवेयर है पॉलिटिकल यानी पॉलिटी से। तो इसमें देखते हैं। तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर कवर करूँगी पावर शेयरिंग, उसके बाद नेक्स्ट फेडरलिज्म, फिर डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी, एंड इसी तरीके से हम जो है सिक्वेंसली पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर शेयरिंग में देखते हैं क्या है। तो पावर शेयरिंग का मतलब पावर यानी शक्तियों का बटा हुआ होना। यानी कि अगर बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट करूँ तो इंडिया में जैसे कि 3 लेयर की गवर्नमेंट है। यानी एक तो सेंट्रल लेवल है, दूसरी स्टेट लेवल है, थर्ड लोकल गवर्नमेंट है। यानी कि 3 तरीके की यहाँ गवर्नमेंट है। यानी कि सेंट्रल में यानी पीएम होता है मेन, जो कि जो है पूरा यानी देश का हेड होता है, आप जानते ही हैं। उसके बाद जो है सेकंड होता है स्टेट लेवल, यहाँ पर यानी सीएम होता है, जो कि पूरे स्टेट का हेड होता है। उसके नीचे होता है लोकल लेवल, यानी जिसमें पीआरआई आ जाता है, यानी पंचायती राज आता है। तो इसमें 2 तरीके का है, एक तो रूरल है, एक अर्बन है। तो रूरल में भी 3 है गवर्नमेंट आती है, यानी कि 3 उसमें भी 3 लेयर में आता है और यहाँ भी 3 लेयर में आते हैं। फर्स्ट में एक सरपंच होता है, यहाँ पर काउंसिलर होता यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष होता है और यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य होता है। तो इस तरीके से होते हैं। और इसमें देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि अगर इसका एरिया यानी वो देखा जाए तो इसको हम नगर पंचायत कहते हैं। इसको जो है एक मिनट सॉरी यहाँ मतलब कि जो है एक मिनट थोड़ा सा तो यानी 3 लेयर की होती है रूरल में जो है। तो रूरल में तो एक तो यहाँ पर यानी कि ग्राम सभा लेवल की होती है, यानी उसमें 2-3 यानी मैक्सिमम 1000 वोटर्स होंगे तो एक ग्राम सभा बनाई जाती है। उसके ऊपर होता है, अब होता है ये क्या कहते हैं ब्लॉक लेवल का। थर्ड है डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, जिला परिषद जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो अर्बन में होता है जो है नगर निगम, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसको कारपोरेशन। और नेक्स्ट है ये जो है नगर, उसके नेक्स्ट होता है नगर पालिका, नगर निगम। और यानी सॉरी यहाँ पर म्यूनसिपालिटीज़ को कहते हैं, जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, इसे म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं। तो इस तरीके से यानी ये 3 जो है एरिया में बटा हुआ है, तो इसे हम सीक्वेंस वाइज समझेंगे। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग का मतलब मैंने जो आपने बताया कि यानी कि कुछ जो है गवर्नमेंट की पावर होती है, कुछ पावर से जो है स्टेट्स में यानी इसके मेन पावर पूरी हैंडल सेंट्रल के पास होती है। वो सेंट्रल से कुछ पावर स्टेट को दी जाती हैं, वो स्टेट कुछ पावर जो है यहाँ देता है। यानी कि इस तरीके से पूरी बटी हुई शक्तियाँ हैं। और जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, यानी कि जो कुछ चीज़ें बच गई हैं जो कि जो है इस टाइम पे नहीं करंट टाइम में है, उसके बाद यानी कि इमर्ज होती प्रॉब्लम्स, यानी कुछ चीज़ें तो जो है सेंट्रल के अंडर में कवर करता है। यानी कि जैसे कि
जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 50 में ये कंप्लीट बनकर हुआ था, तो उस टाइम साइबर क्राइम कोई भी प्रॉब्लम ऐसा साइबर से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं था, लेकिन आज साइबर से रिलेटेड इशू है। तो उस पर प्रॉपर जो है जितने रूल्स रेगुलेशन बनाना होता है गवर्नमेंट के यानी सेंट्रल के हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। तो इस तरीके से ये आपका बेसिक क्लियर हुआ, यानी पावर शेयरिंग क्या है आपको समझ में आया होगा आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 स्टोरीज़ दी गई हैं, यानी 2 स्टेट्स यानी 2 कंट्री की स्टोरीज़ हैं, उसके अबाउट इसको समझाया गया है कि जो है वो पावर शेयरिंग क्या है। जैसे कि एक तो बताया गया है कि बेल्जियम और श्रीलंका के 2 कंट्री हैं, यानी दोनों के वहाँ पर लॉज, वहाँ का पार्लियामेंट, वहाँ का पावर, इसके अबाउट सारी चीज़ों के अबाउट जो है कंपेयर करके बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ सिस्टम है। यानी कि बेल्जियम तो जैसे कि आप जानते हैं यूरोपियन कंट्री है जो है, जो कि EU की का मेंबर है। आपने EU तो सुना होगा, यूरोपियन यूनियन, तो उसका मेंबर भी है। तो यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर ये इस एरिया देखा जाए तो यहाँ क्या कहते हैं, थोड़ा सा उससे जो हरियाणा स्टेट है उससे छोटा ही है, और वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत थोड़ी है। यानी कि यानी कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ देखेंगे तो छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, थोड़ी थोड़ी, यानी पॉपुलेशन भी कम है, छोटी छोटी भी हैं बहुत सारी। तो वहाँ हम बात करें तो जिसका बाउंड्री नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से लगती है। तो यहाँ यानी कि आप देख सकते हैं 3 तरफ से बाउंड्री लगती है। तो 3 मैक्सिमम आपने देखा होगा कि बाउंड्री रीजन पे जो है उस कंट्री के लोग रहते हैं। जैसे कि अपने चाइनीज़ बॉर्डर पे आप देखेंगे चाइनीज़, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखेंगे तो आपको चाइनीज़ जैसे पीपल, यानी बौद्धिस्ट मिलेंगे, तिब्बतन मिलेंगे, इस तरीके से। तो उस तरीके से वहाँ भी जो है, और वहाँ एक इशू ये भी है कि वहाँ यूरोपियन यूनियन जो बना हुआ, जो उसका मेंबर होता है, तो उसमें जो है यानी कि वो बॉर्डर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नॉर्मल आ जा सकता है। जैसे कि इंडिया में आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं सेम एज। तो वहाँ इस तरह इशू था, जिसकी वजह से बॉर्डर एरिया में देखेंगे तो नीदरलैंड से, और उसके बाद फ्रांस से, जर्मनी से, ये तीनों बाउंड्री पे ये यहाँ के यानी यहाँ जर्मनी के रीजन पे देखेंगे तो यहाँ जर्मनी के लोग यहाँ आकर के रहते हैं। कुछ लोग जर्मन उसमें होते जर्मन सिटीजन हैं, कुछ यहाँ पर जो है ये नीदरलैंड वाले रीजन में कुछ डच रहते हैं। और उसके बाद यानी कि दोनों एक तरफ यानी कि एक तरीके से देखते ही हैं कि बॉर्डर एरिया में वो चीज़ें वो रिलाई करती हैं, यानी कि यहाँ अगर डच हैं तो यहाँ भी डच हैं। और उसके बाद ये फ्रांस की बात करें तो यहाँ फ्रांसीसी हैं। इस तरीके से ये एरिया में तीनों कैटेगरी के लोग रहते हैं। मिक्सअप है 3 कंट्री के लोगों का, तो इसलिए यहाँ पर एथनिक कंपोजिशन है। यानी एथनिक कंपोजिशन का मतलब जो है उस सोसाइटी से अलग ग्रुप होना। तो यानी कि जैसे देखेंगे यहाँ तो पूरा बेल्जियम यहाँ है, तो इस तरीके से एथनिक कंपोजिशन वहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। यानी कि मैंने बताया जो कि एक छोटी सी कंट्री, यानी उस तरीके से लोग रहते हैं। अब थोड़ा सा अगर पॉपुलेशन का डिवीज़न देख लें तो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से जो 59% जो पीपल हैं वो उससे फ्लेमिश रीजन एंड इसके स्पीक्स डच लैंग्वेज, यानी वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। यानी वो थोड़ा सा मैंने बताया ना कि आपको बाउंड्री इशू होता है कि जिसकी वजह से आदमी वो वहाँ के लैंग्वेज फॉलो करने लगते हैं। तो जो बॉर्डरिंग रीजन यानी कि नीदरलैंड का, वहाँ के लोग डच बोलते हैं 59%, यानी मैक्सिमम बेल्जियम के लोग जो है डच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके आगे हम बात करें तो 40% पीपल हैं जो कि वोलोनिया में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। और उसके बाद जो 1% रिमेनिंग है वो जर्मन बोलते हैं, यानी वो बेल्जियन रीजन में रहते हैं। यानी कि वो एरिया वाइज बटा हुआ है, तो जिसकी वजह से इस तरीके से लोग वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन द कैपिटल एंड ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% ऑफ द डच स्पीकिंग। जो ब्रुसेल्स वहाँ की कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वहाँ जो लोग रहते हैं उसमें 80% जो है फ्रांसीसी बोलते हैं, यानी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 20% डच स्पीक यानी डच बोलते हैं। तो इस तरीके से एथनिक जो है इशूज़ इस तरीके से, यानी लैंग्वेज का डिस्टिंग्विश्ड लैंग्वेज, यानी कि वेरी करती लैंग्वेज एरिया वाइज। तो इस वजह से वहाँ पर तब भी अगर देखा जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग यानी कि एक तरीके से वहाँ पर मेजॉरिटी ज़्यादा है। लेकिन हुआ क्या, एक तरीके से नॉर्मल देखा जाए तो डच की जो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, जो कि 59% मैंने आपको बताया बोलते हैं। लेकिन उन्होंने जो माइनॉरिटी पीपल हैं, एथनिक ग्रुप है, उस पर कभी उन्होंने प्रेशर नहीं किया, इम्पोज नहीं किया कि आप ये सारी चीज़ ये लैंग्वेज भी बोलिए। तो इस तरीके से वहाँ पर एकदम मतलब पावर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ शांति बनी हुई है। तो जैसा कि
1950 में, यानी कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, तो वहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन नहीं है। और उसके साथ ही हम बात कर लें तो प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम, वहाँ थोड़ा सा वो प्रॉब्लम तो लैंग्वेज की होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि कहीं किसी भी रीजन में अगर आ जाए वहाँ इस लैंग्वेज का इशू होता है, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी ग्रुप का भी प्रोटेक्ट किया उन्होंने, और ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चली। और उसके आगे वहीं पर हम श्रीलंका की बात कर लें तो यानी कि वहाँ पर बिल्कुल बैलेंस करके पावर सारी चीज़ें कंट्री में, यानी कि सारे रूल हैं वो स्टेबलाइज हैं और एकदम शांति बनी हुई है। और वहीं पर हम श्रीलंका की बात कर ले तो श्रीलंका का एरिया जो है यहाँ उसी तमिलनाडु के पास, आपने देखा ही होगा कि ऐसा इंडिया का रीजन है, तो यहाँ पर ऐसे जो है श्रीलंका बना हो जिसको ईयर ऑफ द इंडिया कहा, सॉरी टीयर ऑफ द इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उसका शेप आप देखेंगे तो ऐसा लाइक टीयर लगता है, टीयर का ड्रॉप। तो हम बात कर लें तो वहाँ ये एक तरीके, यहाँ सॉरी ये श्रीलंका एक तरीके से आइलैंड है, जो कि यहाँ पर 2 करोड़ पीपल हैं, और उसका अगर अब एरिया देखा जाए तो वो टोटल उसके क्या कहते हैं हरियाणा के बराबर ही है, और पॉपुलेशन में उसकी 2 करोड़ पॉपुलेशन टोटल हैं। और उसके आगे हम बात कर ले वो साउथ इंडिया का तो है ही रीजन, लास्ट में देखेंगे ही आप। तो वहाँ पर अगर लैंग्वेज का थोड़ा सा बात कर लें, यहाँ सिंहला एक लैंग्वेज है, यानी सिंघल, हिंदी में तो सिंघल आप लिखेंगे, इंग्लिश में सिंहला लिखा है। तो वहाँ 74% सिंहल लैंग्वेज बोलते हैं, और तमिल यानी कि जो इंडियंस यहाँ से गए हैं वहाँ पर 18% बोलते हैं। इस तरीके से माइनॉरिटी में तमिल है, और 70% का जो यानी कि 74% का वो सिंघल, यानी मेजॉरिटी सिंघल है। और थोड़ा सी बात कर ले तो इस मैप पे आते हैं हम, तो आज इसको हम श्रीलंकन तमिल कहते हैं, यानी कि 18% है, और सॉरी 13% जो श्रीलंकन तमिल है वहाँ, सॉरी एक मिनट, यानी तमिल स्पीकर में 18% है। उसके आगे हम बात कर ले तो तमिल आल्सो सब ग्रुप, यानी कि वहाँ पर 2 ग्रुप में तमिल बट गए हैं, कुछ लोग तो इंडियंस अभी भी हैं, और कुछ लोग जो श्रीलंकन हो गए हैं वो श्रीलंकन हैं। तो वहाँ 13% है। ये सारी चीज़ें तो वहाँ एथनिसिटी है जो तो बात करेंगे। थोड़ा सा इस मैप पे बात कर ले तो आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं। मैप में अगर देखेंगे तो ये बेल्जियम का मैप बना हुआ है, जैसे कि ये देख सकते हैं। ये टोटल आप देख सकते हैं एरिया वाइज भी बहुत छोटा है, यानी कि हरियाणा से छोटा ही है। तो आगे हम बात कर ले तो हाँ मेजॉरिटी में जो ग्रुप है, यानी कि यहाँ देखिए जर्मन स्पीकर्स ये हैं, अगर पेन ले ली जाए तो जर्मन स्पीकर्स ये इतने सिर्फ पर्सन यानी 1% है जो कि जर्मन बोलते हैं। आगे हम बात करें तो जो है डच स्पीकिंग में ये पूरा रीजन डच स्पीकिंग है, यानी कि पूरा रीजन डच बोलते हैं, यानी कि 59% नियर अबाउट था। उसके आगे हम बात कर ले तो फ्लेमिश, सॉरी ब्रुसेल्स कैपिटल, जो यहाँ कैपिटल है ब्रुसेल की कैपिटल है। उसके आगे हम ये वाला रीजन बात कर ले तो यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी इतने सारे लोग ये फ्रेंच बोलते हैं। तो इस तरीके से बटा हुआ है, यानी नियर अबाउट 40% है इसका यहाँ स्पीकिंग। तो यानी इथनिसिटी इतनी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर शांति बनी हुई है। एथनिक का मतलब मैंने बताया कि जो है सोसाइटल डिवीज़न है कल्चर के बीच में, यानी कि सेम कल्चर के लोग एक ग्रुप में, सेम कल्चर के लोग एक ग्रुप में, तो इसको एथनिक डिवीज़न कहा जाता है। तो यहाँ हम बात कर ले थोड़ा सा, तो अगर यहाँ हम बात करें तो श्रीलंका में, तो श्रीलंका में जो इंडियन तमिल है, यानी उनके जो हमारे जो 4 फादर्स हैं, यानी बहुत सारे आपने देखा होगा ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स पीरियड, उस टाइम बहुत ब्रिटिशर्स ने वहाँ इंडियन से बहुत लोगों को ले जा करके वहाँ श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया था। वहाँ प्लांटेशन के लिए वहाँ पर टी प्लांटेशन होता था, तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्या कहते हैं कि जो वो श्रीलंका यानी तमिल के लोग वहाँ श्रीलंका में रह गए, तो उनको श्रीलंकन तमिल कहा जाने लगा, यानी धीरे धीरे वो रहने लगे। और फाइनली वहाँ से होता क्या है कि उस टाइम तो आने जाने का इतना सिस्टम भी नहीं था, तो इसकी वजह से वो लोग वहीं रह गए। और लेकिन हुआ क्या, उनकी पॉपुलेशन कम है, तो जिसकी वजह से देखा जाए तो श्रीलंकन गवर्नमेंट भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करती है, और जिसकी वजह से इनको इम्पोज करती है कि आप लोग या तो यही सारी चीज़ें चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप मेरे देश से चले जाइए। मैंने उनको सिटीजनशिप में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसके साथ हम बात करें तो जो है उनको हर जगह डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके से जैसे कि आप होता नहीं कि बेसिकली मेरे घर में कोई आता है अदरवाइज, तो सेम थिंग, तो उसके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि पर्सनल घर के, यानी कि घर के बच्चों का और अदर का कोई होता है नेबर का, तो उसके साथ थोड़ा सा तो हम अलग ही ट्रीट करते हैं, सेम थिंग। तो यानी कि कभी कभी होता है हम गुड ट्रीट करते हैं, कभी कभी बैड ट्रीट करते हैं, तो उस कंडीशन वही कंडीशन सेम वहाँ भी है, यानी उनके साथ गुड ट्रीटमेंट नहीं होता लेकिन बैड ट्रीटमेंट जरूर होता है। तो इस तरीके से हमने वहाँ पर बात कर ली। अब थोड़ा सा हम आते हैं
कंपैरिजन में तो यानी कि वहाँ पर इस तरीके से डिस्पैरिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। वहाँ के लोग जो है इस तरीके से हुआ, तो यानी एक तरीके से इम्पोज़ किया जाता है। तो अगर हम थोड़ा-सा यहाँ कंपैरिज़न कर लें दोनों का, यानी कि श्रीलंका का और बेल्जियम का कंपैरिज़न करें, तो देखा जाए, मैंने जो कि आपको बताया कि यहाँ पर डच कम्युनिटी इतनी ज़्यादा थी और उसके बाद यहाँ पर जर्मन कम्युनिटी बहुत कम थी, तो जिसकी वजह से डच यहाँ पर चाहते तो इनके ऊपर इम्पोज़ कर देते कि आप इस कम्युनिटी को बिलॉन्ग यानी कि फॉलो कर लीजिए और ये सारी चीज़ें करिए। बट इन्होंने कुछ नहीं किया, उसे बेसिकली एक जो है बैलेंस्ड गवर्नमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश करी। वहीं पर देखा जाए तो श्रीलंका ने इनको पूरी तरीके से चेंज करना चाह रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने भगाना चाहा, यानी वहाँ से सिटीजनशिप इनकी ख़त्म कर दी। यानी जो तमिलियंस थे, यानी कि जो श्रीलंकन तमिल थे, तो उनके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। तो वहाँ इस तरीके से टर्मोइल भी हमेशा बना रहता है। तो थोड़ा सा मैप पे बात कर ले, तो हम आगे फिर बात करते हैं। तो एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में देखा जाए तो श्रीलंकन तमिल जो है ये रीजन है, यानी कि यहाँ पर जो इंडियंस आकर के वहाँ रहने लगे थे, मैंने आपको बताया, जो कि प्लांटेशन करने के लिए आए थे, यानी इनको ब्रिटिशर्स ला करके यहाँ इन्होंने रख दिया था, मतलब बसा दिया था। एक तरीके से हुआ ना कि उस टाइम बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे कंट्री में उनको भेज दिया गया था। तो ये रीज़न देख सकते हैं। उसके साथ हम बात करें वो श्रीलंकन तमिल है। उसके आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो सिन्हालीज़, ये सारी पूरा रीजन सिन्हाली का ही है। और वहीं पर मुस्लिम रीजन, ये वाले जो छोटे छोटे राउंड ये सर्कल्स दिख रहे हैं, ये बॉल टाइप्स। और इंडियन तमिल जो है सिर्फ इतने से फाइनली इंडियन तमिल्स हैं। तो ये सारा रीजन इस तरीके से डिवाइड है। तो आप देख सकते हैं। अब हम मेजॉरिटेरियनिज्म की थोड़ा सा एक बात कर ले, एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सॉरी। तो मेजॉरिटेरियनिज्म की बात कर लें, तो मेजॉरिटेरियनिज्म मीन्स होता है मेजॉरिटी हो, यानी कि बहुत सारे किसी भी पर्टिकुलर जो है ग्रुप का एक मेजॉरिटी, यानी कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि वहाँ बेल्जियम में डच की मेजॉरिटी, यानी 59% डच वहाँ पर हैं, स्पीकिंग जो डच बोलते हैं। तो वो अपना दूसरे के ऊपर इम्पोज करे, तो इसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। समझ रहे हैं? तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ के डिफिनेशन प्रॉपर बता दें, तो आप बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विचर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, यानी कि वही सेम अपने विशेष को माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज करना, कंप्लीटली वही है, यानी कि उनका जो बिलीफ है जिस उसमें वो पर्टिकुलरली दूसरे कम्युनिटी के ऊपर इम्पोज करना, ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम थोड़ा सा बात कर लें मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी जो कि मैंने आपको बताया इस तरीके से उन्होंने किया, प्रॉपर थोड़ा सा इसे बात ही कर ले, तो श्रीलंका भी हमारे अपने इंडिया के साथ वो भी आज़ाद हुआ था 1948 में। उसके आगे हम बात कर ले, तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट यानी पर्टिकुलर हर जगह मेजॉरिटी की बनती है, तो उसी तरीके से वहाँ भी बनी। उसके बाद जो है आगे हम बात कर ले, तो 1956 में एक एक्ट पास किया गया, जिससे जो है सिंघल जो कम्युनिटी थी उसको रिकग्नाइज किया गया, यानी कि सिंघल कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है सिंघल, यानी उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। जैसे कि इंडिया में कोई भी प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं की गई है। उसका रीज़न है कि इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत तरीके से की लैंग्वेज बोली जाती है, पर्टिकुलरली 22 लैंग्वेज तो ऐसे ही है, यानी कि जो कि प्रॉपरली ऑफिशियल है, यानी कि इन 22 लैंग्वेज में से आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ इंग्लिश तो कंपलसरी है, यानी कि हर लैंग्वेज कोई भी आप लिखेंगे अपना, यानी 22 लैंग्वेज में से कोई भी, उसके साथ इंग्लिश आपकी कंपलसरी है, यानी कि वो लैंग्वेज साथ इंग्लिश आपको जरूर मिलेगी। और उसके बाद कोई हर स्टेट की तो अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज हो सकती है, बट कोई नेशन वाइज पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। तो हम चलिए बात कर लेते हैं यहाँ की। तो तमिल को यानी कि एक तरीके से उसको साइड किया गया, उसके साथ जो है सिंघल लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके आगे बात करें तो गवर्नमेंट ने फॉलो किया प्रेफरेंशियल पॉलिसीज एंड फेवर्ड सिंघल, यानी जो सिंघल लैंग्वेज यानी सिंघल कम्युनिटी थी प्रॉपर उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया और सिंघल लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज करना स्टार्ट किया। आगे हम बात करें तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सिचुएटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने बनाया वो प्रॉपर बुद्धिज़्म को यानी बुद्धिस्ट को ही प्रोटेक्ट करता था, यानी कि एक तरीके से जैसे पर्टिकुलर अपने यहाँ इंडिया में देखेंगे तो आप यहाँ पर टॉलरेशन तो देखेंगे, सेकुलरिज्म में देखेंगे, पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज यानी कि किसी भी कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, यहाँ पर हर कल्चर को इक्वलिटी दी जाती है।
यानी कि इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, वो अपना प्रोफेशन कर सके, एक्सप्रेस कर सके, जो भी हो उसमें पर्टिकुलरली किसी उसको इम्पोज नहीं किया जाता है। यानी कि हर चाहे वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ 8 तरीके के रिलीजन पाए जाते हैं, आप देखेंगे सबको इक्वल राइट्स मिलता है। तो इस तरीके से इक्वल रिस्पेक्ट है, बट वहाँ पर बुद्धिज़्म को इम्पोज किया गया और उन्हें बुद्धिज़्म को ही प्रोटेक्ट किया गया। आगे हम बात कर ले तो गवर्नमेंट ने और कुछ मेजर्स भी फॉलो किए, जिसमें से उन्होंने फीलिंग ऑफ द एनिलेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, यानी कि थोड़ा हम आगे बात कर ले तो दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वेर सेंसिटिव टू दियर लैंग्वेज एंड कल्चर। यानी कि अगर देखा जाए तो वहाँ की तो पर्टिकुलर जो वहाँ की सिंघल लैंग्वेज यानी जो बुद्धिस्ट सिंघल कम्युनिटी के लीडर थे, वो अपने लैंग्वेज को लेकर, अपने जो है कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। उनको लगा कि कहीं ये तमिल जो है यानी कि इंडियन तमिल्स हैं या श्रीलंकन तमिल्स है, कहीं मेरे उसको धर्म यानी रिलीजन को वो ना करने लगे, क्या कहते हैं कि यानी कि उस पर अपना इम्पोज ना करने लगे, इनकी मेजॉरिटी ना हो जाए, यहाँ पर इनकी डोमिनेशन ना हो जाए, इसलिए अपने धर्म को बचाने के कहीं मेरा धर्म बिल्कुल डिक्लाइन ना हो जाए, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पजेसिव थे और उन्होंने उसके लिए बहुत सारे तरीके के नए नए रूल्स भी इम्प्लीमेंट किए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि उन्होंने इंडियन तमिल्स को जो है यानी कि जो श्रीलंकन तमिल्स हो गए थे उनको जो है डिनाइड कर दिया, पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिया, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया उनके अगेंस्ट जॉब्स में भी और अदर अपॉर्चुनिटीज़, और इग्नोर्ड दियर इंटरेस्ट, यानी उनके इंटरेस्ट यानी कि उनके हित को भी, जो उनका यहाँ रिस्पेक्ट, उन सारी चीज़ों को अवॉइड किया। बेसिकली जैसे होता नहीं कि हम एक तरीके से आपने किसी का एक्सप्लॉयटेशन होता है, नहीं स्लेव टाइप्स, यानी उस स्लेव उसके साथ क्या हो रहा है आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खुशी है दुखी है, तो उस तरीके से वाली फीलिंग आ गई, यानी उसको कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी। तो ये सारी चीज़ें, तो आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ। तो यानी कि इस तरीके से उनके साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा। एज रिजल्ट द रिलेशन, यानी कि ये रिजल्ट भी लास्ट में आपको जानते हैं, इस तरीके से कोई चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है तो प्रॉपर फिर वहाँ पर जो है एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि टर्मोइल ही क्रिएट होता है, प्रोटेस्ट ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो हम बात कर लें बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्टैंड ओवर टाइम, यानी कि फिर धीरे धीरे वो होता ही है कि एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए, पूरी तरीके से प्रोटेस्ट होने लगा। तो और उसके बाद एक तरीके से वहाँ पर क्या कह सकते हैं और सिविल वार की कंडीशन बन गई। सिविल वार का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको ऐसे बता दूँ तो सॉरी, सिविल वार मतलब एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है जो बिटवीन दो ग्रुप्स में होता है, यानी कि जो इंटरनली यानी किसी देश के पर्सनल अंदर ही जो है कुछ यानी कि एक तरीके से इंटरनल टर्मोइल क्रिएट हो जाए, यानी कि इंटरनली लोग लड़ने लगे, तो वहाँ पर सिविल वार की कंडीशन कही जाती है। एक तो इस तरीके से जो है वहाँ भी हुआ कि श्रीलंका में इधर तमिल और इधर जो है सिंघल जो है ये दोनों कम्युनिटी लड़ने लगी, तो सिविल वार कंडीशन हो गई, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक्सटर्नल जो है इंटरफेयर नहीं है, या इंटरनली एक दूसरे से अंदर मतलब इंटरनली ही युद्ध होने लगा, यानी कि लड़ाई होने लगी, प्रोटेस्ट होने लगा एक दूसरे का, यानी कि आर्म फोर्सेज का यूज़ किया जाने लगा, ये सारी चीज़ें वार लाइक कंडीशन हो गई। तो हम यहाँ बात कर लें, श्रीलंकन तमिल्स जो है लॉन्च किया पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी उन्होंने भी पूरी तरीके से कहा कि जो है हमारी, उन्होंने एक पार्टी पर्टिकुलर बनाई और उसके साथ उन्होंने अपने लैंग्वेज को रिकॉग्निशन किया कि एक ऑफिशियल हम लोग जो यूज़ करेंगे वो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी तमिल ही होगी, और उसके साथ हमें ऑटोनॉमी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, सारी चीज़ें, एजुकेशन, जॉब्स, ये सारी चीज़ें चाहिए जो कि उनके साथ की जाती हैं। तो इस तरीके से उनकी डिमांडिंग बढ़ने लगी। तमिल इलम यानी बाय 1980 में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज हुई और फाइनली जो है इंडिपेंडेंट तमिल इलम का एक स्टेट की मांग बढ़ने लगी। यानी कि पहले तमिल को बिल्कुल सप्रेस किया गया था, लेकिन टाइमली जो है धीरे धीरे 1980 तक यानी पार्टी थोड़ा सा पावर में आ गई। उसके बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर एक स्टेट की डिमांड की कि तमिल इलम नाम का एक नया स्टेट बनाया जाना चाहिए, वो पर्टिकुलरली। तो इस तरीके से हुआ। आगे हम बात कर ले तो डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो कि मैंने बात बताया कि आपको पर्टिकुलर दो उसमें कम्युनिटी में वो होने लगा, जिससे सिविल वार कंडीशन क्रिएट हो गई।
तो जिससे बहुत सारे लोग मारे भी गए दोनों कम्युनिटी के, और बहुत सारे लोगों को घर छोड़ना पड़ा, वो रिफ्यूजी हो गए। इस तरीके से कंडीशन हो गई। अब चलिए हम बात कर लें अकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम। और वहीं पर सेम बेल्जियम की कंडीशन क्या थी कि 1987 तक अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, और पर्टिकुलरली वहाँ सभी को इक्वल राइट दिया गया। स्टेट जो है सेम कंट्री में, यानी कि उनके उनके क्या कहते हैं, यानी मेजॉरिटी, कोई पर्टिकुलरली मेजॉरिटी को फोकस ना करके हर माइनॉरिटी सारे ग्रुप्स को फोकस में रख करके पर्टिकुलर उनको एक तरीके से यानी पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स सब कुछ दिया गया। तो जैसे कि यहाँ पर बेल्जियम मॉडल में कुछ एलिमेंट्स हुए, जैसे कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीज प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डच, यानी डच फ्रेंच, उनको फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे उनको भी इक्वल राइट्स उनके साथ दिया गया। यानी कि जो फ्रेंच, यानी कि देखेंगे तो जर्मन का तो माइनॉरिटी ग्रुप है 1% है, लेकिन जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच को इक्वल राइट्स दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल यानी स्टेटस दिया गया, यानी मिनिस्ट्री में उनको इक्वलिटी दी गई। जैसे करंट टाइम में इंडिया में होता है कि यानी कि हर कम्युनिटी की यानी कम्युनिटी बेस्ड कोई लीडर नहीं होता, हर कम्युनिटी को इक्वल राइट्स दिया जाता है चुनाव में लड़ने के लिए, वो अपना चुनाव जीत करके वहाँ मिनिस्ट्री ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो मेजॉरिटी भी यानी फोकस ना करके यानी इक्वल राइट्स दिया गया। उसके आगे हम बात करें तो सिंगल कम्युनिटी पे फोकस नहीं किया गया है। उसके आगे बात कर ले तो पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द गवर्नमेंट टू, यानी स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया। यानी पर्टिकुलरली यहाँ देखिए तो यहाँ सेंट्रल में जो पावर है गवर्नमेंट के पास, उसमें से कुछ स्टेट्स को भी पावर दी गई कि आप स्टेट्स को अपने कैसे चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें की गई। यानी करंट टाइम में इंडिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। उसके आगे हम बात कर ले तो ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यानी ब्रुसेल्स जो है जहाँ पर अलग गवर्नमेंट बनी, यानी कि प्रॉपर देखी जाए तो रिप्रेजेंट यानी कि इक्वल हर कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। यानी कि पर्टिकुलरली किसी एक सिंगल कम्युनिटी में फोकस नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें की गई। तो यानी लोकल गवर्नमेंट तक भी यहाँ पर सेंट्रल, यानी कि अगर देखा जाए तो इक्वल राइट्स ऐसे करंट टाइम में इंडिया में है कि अगर यूपी का पर्टिकुलर देखा जाए स्टेटस, तो यूपी में 17 लोकसभा में जो SC कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन है, क्योंकि यहाँ ST कम्युनिटी बहुत मिनिमम है। और उसके आगे देखा जाए तो स्टेट में उसको 84 सीट्स रिजर्व है SC कम्युनिटी के लिए। उसके साथ हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट में 33% SC ST के लिए, और उसके साथ साथ वीमेन के लिए भी 33% का रिजर्वेशन है। और इन दोनों में भी रिजर्वेशन अभी जो 106 अमेंडमेंट के तहत 106 अमेंडमेंट के अंदर वीमेंस को भी रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा और यहाँ विधानसभा में भी, यानी स्टेट असेंबली उसके साथ साथ लोकसभा में भी। यहाँ पर और लोकल गवर्नमेंट में तो 33% स्टार्टिंग से दिया गया है। तो यहाँ पर SC ST कम्युनिटी बिलोंग नहीं करती, तो यहाँ पर SC कम्युनिटी के लिए और 33% वीमेंस के लिए रिजर्व सीट है। यानी कि आप देखेंगे तो इसका ये पर्टिकुलर ये है कि एक हर उसमें जैसे वो इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में यानी कि हर बार सीट्स जो होती है वो चेंज हो जाती है कैटेगरी वाइज। यानी कि एक बार तो आएगी जनरल सीट, यानी कि जैसे एक बार जनरल सीट आई तो उसमें 5 साल के लिए कोई भी जनरल कैटेगरी का पर्सन बन सकता है, या फिर सभी कम्युनिटी को इक्वल राइट्स होता है। यानी कि उसमें SC ST कम्युनिटी वीमेंस कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और उसके बाद सेकेंड टाइम आती है तो सपोज दैट जनरल वीमेंस आ गई, यानी उसमें जनरल कैटेगरी की वीमेन खड़ी होंगी। यानी कि वो जनरल कैटेगरी में तो मैक्सिमम 4 कैटेगरीज आती हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सॉरी इसमें पंडित आ जाते हैं, यानी ब्राह्मण आ जाते हैं, उसके साथ क्षत्रिय आ जाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो हम कहते हैं अग्रहरी, और उसके साथ श्रीवास्तव, ये 4 कम्युनिटी बिलोंग करती हैं। और उसके बाद जनरल कम्युनिटी में अगर सीट आती है तो उसमें SC ST कम्युनिटी की वीमेंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उसके आगे हम बात करें तो OBC, फिर उसके बाद आता है OBC के लिए भी। तो एक बार सपोज दैट 5 साल के लिए, यानी कि एक बार ये सीट आ गई, एक बार ये जो है वीमेंस के लिए आ गई, एक बार OBC के लिए आ जाती है, और SC के लिए भी आ जाती है। और यहाँ पर ST कम्युनिटी नहीं है तो इसकी वजह से फिर उसके बाद जनरल आ जाती है। इस तरीके से यहाँ पर जो है राउंड में यानी वो सर्कुलेशन होता रहता है एक तरीके से, तो देख सकते हैं। यानी कि सर्कुलेशन बनाऊँ मैं तो यहाँ जनरल, यहाँ सपोज दैट जनरल वीमेन, यहाँ SC हो सकता है SC वीमेन भी दे दिया जाए। उसके बाद जो है फिर SC के बाद यहाँ पर आ जाता है ST, तो है नहीं, तो बेसिकली थोड़ा सा मैंने ब्रॉड बना दिया, इसको छोटा सा बना देती हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। यानी कि जनरल हो गया,
जनरल वीमेन हो गया, उसके बाद SC हो गया, सॉरी OBC हो गया, OBC वीमेन हो गया, यहाँ SC हो गया, SC वीमेन हो गया, फिर उसके बाद जनरल हो गया। तो इस तरीके से सर्कुलेशन बना हुआ रहता है, यानी कि हर साल बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी का पर्टिकुलर जो है डोमिनेशन नहीं होता है, सभी कैटेगरी अपना अपना यानी इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेट करती है। लेकिन थोड़ा सा वीमेन वाले में देखा जाए तो पार्टिसिपेशन कम होता है, यानी कि अगर करंट टाइम में देखेंगे तो टोटल होल इंडिया में 49% लोकल लेवल में वीमेंस का पार्टिसिपेशन है, यानी बहुत कम है उस अकॉर्डिंग। लेकिन और उसके साथ जो भी है वहाँ पर सरपंच पति कॉन्सेप्ट है, आपने सुना ही होगा बहुत अच्छे से, आपने इधर अपने आस पड़ोस में देखा भी होगा चीज़ें, या फिर नहीं देखा होगा तो आपने पंचायत सीरीज़ देखी होगी, इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से हम चलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि बेल्जियम की बात कर ले तो बेल्जियम ने सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, यानी कि सबको इक्वलिटी दी, जैसे कि इंडिया में सपोज दैट कि उसमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है मेजॉरिटी डोमिनेशन नहीं है, यहाँ पर हर कम्युनिटी को इक्वल राइट्स दिया गया, यानी कि वो अपना इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं, जॉब में पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई जा सकता है जॉब्स में, ये सारी चीज़ें इक्वलिटी मेंटेन रखी। तो एक तरीके से पावर शेयरिंग हो गई, यानी कि उन्होंने स्टेट्स को भी प्रॉपर राइट्स दिए कि आप अपने पावर्स का यूज़ करिए, गवर्नमेंट में अपने पावर का यूज़ करिए। तो ये एक तरीके से आपको दिखाया मैंने कि पावर शेयरिंग किस तरीके से यहाँ हुई है। और श्रीलंका में सेम कंडीशन अगर देखेंगे तो वहाँ पर तो श्रीलंका में पावर को शेयरिंग ना करने की वजह से वहाँ पर किस तरीके से टर्मोइल क्रिएट हुआ, सिविल वार की कंडीशन बन गई। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको ओरली बता दी हैं, आप पढ़ लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी ब्रॉडली। तो ये यहाँ बेल्जियम में जो यूरोपियन यूनियन है उसका पार्लियामेंट यहीं पर है। आपने यूरोपियन यूनियन का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, ना सुना होगा तभी जब G20 की इंडिया में बैठक हुई थी, उसका जो है यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो यूरोपियन यूनियन मेंबर है उसका, यानी कि अगर देखा जाए तो 19 उसमें मेंबर्स हैं। और यूरोपियन यूनियन पहले था, अब तो उसमें AU यानी अफ्रीकन यूनियन भी एक मेंबर बन गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा सा बात कर ली, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन भी मिल गया, इंटरेस्टिंग भी लगेगा आई होप। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अगर देखें तो श्रीलंका में उसका रिजल्ट आपने देखा ही कि पावर शेयरिंग ना होने की वजह से ये सारी कंडीशंस हुई, जैसे कि इसमें लिखा भी है। और उसके आगे हम थोड़ा सा बात कर लें वहीं पर बेल्जियम की हमने बात की कि कितनी जो है शांति से गवर्नमेंट चल रही है। अब थोड़ा सा हम यहाँ बात कर ले तो वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग एक इच्छित क्यों है, यानी सबको पसंद क्यों आती है। तो उसका रीज़न है, यानी बेसिकली तो मैं आपको बता दूं, ओरली तो देखा जाए तो पावर शेयरिंग यानी कि आपके घर में पर्टिकुलरली आप अपने घर से थोड़ा सा रिलेट करके देखें तो आई होप बहुत ईजिली आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो यानी घर में अगर पर्टिकुलर कोई भी डिसीजन एक ही पर्सन लेता हो, हमेशा दूसरे की बात ना सुनी जाए, तो एक दिन आता है कि लास्ट में वो टर्मोइल क्रिएट हो जाता है। सपोज दैट आप और कोई आपका सिबलिंग्स है और आप उसको बहुत सा ज़्यादा पावर दे दी गई है और आपको नहीं है, वो कोई भी बात कहता है तुरंत सुन ली जाती है, आप कोई बात कहते नहीं सुनी जाती है। तो हो सकता है कि एक दिन आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं कि ये क्या बात हुई। तो हो सकता है आप तेज़ भी लड़ाई करने लगे, मम्मी से लड़ाई करने लगे, पापा से लड़ाई करने लगे, ये क्या बात हुई कि मैं भी तो घर का ही मेंबर हूँ और मेरी बातें नहीं सुनी जाती हैं और इसकी बातें बहुत सुनी जाती है। तो ये सारी चीज़ें सेम एस्टिक है कि पावर शेयरिंग में भी अगर सेम वहीं पर अगर कोई चीज़ आती है इक्वल दी जाती हैं आपको और आपके भाई के साथ या आपकी बहन कोई सिबलिंग्स है तो उसकी बातें बराबर सुनी जाती है, आपकी भी बातों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसकी भी बातों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पर्टिकुलर कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है आप लोगों से पूछ के लिया जाता है तो आप भी खुश रहते हैं और पूरे घर में शांति बनी हुई होती है। तो इस तरीके से कंडीशंस होती हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस हम थोड़ा सा देख लें तो इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि ये पॉसिबिलिटी रिड्यूस कर देता है कि सोशल ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट होगा। यानी कि मैंने आपको बताया कि अगर पावर शेयरिंग मैंने बताया ना कि सभी कैटेगरी को अगर इक्वल राइट्स दे दिया जाएगा तो हर कैटेगरी का जो राइट है इसमें जो है पार्टिसिपेशन है तो वहाँ पर किसी को किसी प्रकार का यानी कि एक तरीके से कंप्लेन नहीं होगी। यानी सोशल ग्रुप में यानी सोसाइटी में तो कई कम्युनिटी बिलोंग करती है, जैसे कि इंडिया में बेसिकली देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे जैन बौद्ध जो है वो ज्यूस पारसीज सारे होते हैं। तो इसी तरीके से तो ये हार्मोनिसिटी मेंटेन रहती है।
उसके आगे हम बात कर ले तो सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, यानी कि ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाए क्रिएट कर देता है। यानी कि अगर पर्टिकुलरली किसी इसको इक्वल राइट्स नहीं है तो ये प्रोटेस्ट करने लगेगा। लास्ट में हो सकता है कि कभी कभी गवर्नमेंट गिर जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हम ये हमारे देश का यानी कि यूनिटी को भी नेशन के मेंटेन रखता है। यानी कि अगर देखा जाए तो जब शांति होगी तो वो सभी मिलकर के देश पे फोकस करेंगे, यानी उसको पावर बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें। और उसके आगे हम बात कर ले तो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, यानी अगर माइनॉरिटी ग्रुप के अंदर कहीं कभी भी कंप्लेन नहीं आएगी, प्रोटेस्ट करने का इच्छा नहीं होगी, और जो है वो कभी ऑपरेशन नहीं होगी, जो है वो कभी मतलब अगर उसको कुछ चीज़ें चाहिए तो उसके बाद पता है कि मेरे पास भी मेंबर है, उससे हम कह सकते हैं तो वो हमारी बातें सुनेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सेकेंड पे मैटर पे आ जाएं तो सेकेंड मैटर क्या कहता है कि पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, यानी पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। यानी फर्स्ट में तो था कि सोशल हॉनेस्टी मेंटेन रखता है। उसके बाद हम सेकेंड में बात करें तो ये डेमोक्रेसी को मेंटेन रखता है। डेमोक्रेसी अगर करंटली थोड़ा सा इंडिया से रिलेट करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। तो या फिर अपने पर्टिकुलर घर से समझ के देखते हैं तो इंडिया से देखते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोकतंत्र, यानी लोगों का शासन। यहाँ इंडिया तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। तो इस तरीके से मुस्कुराता हुआ थोड़ा सा हंसता हुआ चल बना दूँ। तो इस तरीके से तो जो डेमोक्रेसी लार्जेस्ट है, लेकिन अगर यहाँ बात कर रहे तो ये पावर शेयरिंग वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की स्पिरिट यानी आत्मा है पावर शेयरिंग। तो यानी कि अगर पावर शेयरिंग किया गया है तो पावर शेयरिंग का मतलब है कि डेमोक्रेसी का इस तरीके से मेंटेन रखा कि हर पर्सन के पास पावर है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनली चूज कर सके, यानी कोई कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया है। यहाँ पर हर कम्युनिटी का पर्सन वोट दे सकता है अपना। तो यहाँ देखेंगे तो यानी कि वो पर्टिकुलरली वोट दे सकता है प्रॉपरली। तो यानी कि कोई कम्युनिटी बेस्ड तो इसको जिसकी इच्छा होगी इसको चूज़ करेगा। तो अपनी कम्युनिटी का यानी पर्टिकुलरली अगर एसटी कम्युनिटी का है तो एसटी कम्युनिटी के लीडर को चूज़ करेगा, तो वो इनकी बात ले जा करके पार्लियामेंट में उठाएंगे और वहाँ से इनके लिए नए रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये डेमोक्रेसी को मेंटेन रखता है। आगे हम बात कर लें, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर्स एक मिनट with those affected by its exercise and who have lived with its effect, यानी कि सबको किसी के पर्सनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करता है, पर्टिकुलरली यहाँ सस्टेनेबिलिटी बनी होती है। यानी गवर्नमेंट का जैसे कि आपको बताया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, यानी कि बार बार सरकार आई गई आयाराम गयाराम वाला सिस्टम नहीं होता पर्टिकुलरली, क्योंकि हर कम्युनिटी यानी कि अगर देखा जाए पर्टिकुलरली थोड़ा सा एग्जांपल ले दूं कि यानी कोई एक बड़ी सी छत है, यहाँ पर सभी बहुत सारे लोग खड़े हैं नीचे, लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई एक ही पर्सन इसको संभालता है तो छत गिर जाएगी। लेकिन अगर ये सारे लोग इसमें हाथ लगाते हैं तो हो सकता है छत ना गिरे और रुकी रहे। तो इस तरीके से कंडीशंस होती हैं। आगे हम बात कर लें तो ये दो कंडीशन यानी इसका इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया, और ये सिटीजन के पार्टिसिपेशन को मेंटेन रखता है, उसकी जो है सिस्टम को मेंटेन बनाए रखता है। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर ले। प्रूडेंशियल एक वो वर्ड्स है, इससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं फिर। बेस्ड ऑन द प्रूडेंस यानी विवेकपूर्ण, यहाँ क्या गया है प्रिविलेज्ड जिसको कहा जाता है। तो प्रिविलेज ऑन केयरफुल कंक्लूजन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। तो प्रूडेंशियल का मतलब केयरफुल कैलकुलेशन है कि कोई भी यानी किसको कोई भी राइट यानी आपने कुछ अथॉरिटी दे दी तो वो उसमें कितना लॉस होगा या बेनिफिट होगा उस पे बेस पे जो है काम करे विवेकपूर्ण, यानी उसको दिया जाए कि आपकी गारंटी है हो गई। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक खलील्स डायलेमा। तो इसमें एक स्टोरी है खलील्स डायलेमा, यानी एक खलील नाम का एक पर्सन है, उसके अबाउट बताया गया है। यानी कि उस पर आप भी हमें कमेंट करके उस पर थोड़ा सा मैं भी क्वेश्चन करूँगी तो आप उसका आंसर में ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें एक बीरट एक कोई कंट्री है, वहाँ पर एक खलील नाम का पर्सन है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ बिलोंग करते हैं। उसकी मदर जो है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, सुन्नी मुस्लिम, यानी अपने बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ होंगे तो वो तो जानते होंगे, जो नहीं है तो मैं उनको बता दूँ। अगर सुन्नी और शिया मुस्लिम कम्युनिटी यानी मुस्लिम में दो तरीके से कम्युनिटी बटी होती है, तो एक शिया होते एक सुन्नी होते। तो उस तरीके से यहाँ पर देखें तो उनकी माँ सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करती है मुस्लिम में, और उनके जो फादर हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, यानी कट्टर इनको कहा जाता है, कट्टर क्रिश्चियन है
वो भी 2 कम्युनिटी में ये भी बटा होता है, क्रिश्चियनिटी भी। तो आगे हम थोड़ा सा बात कर लें तो उनके सिटी में यानी कि देखा जाए तो वो लेबनान में रहते थे, यानी जो है कुछ ऐसे था, यानी आगे देखते हैं हम कि वो अपने एक साथ रहते थे और मिंगल्ड थे, यानी कि वहाँ पर तो वो एक साथ अपने उनके वो पेरेंट्स हैं वो तो सही साथ से रहते थे, बट वहाँ पर इसी कम्युनिटी बेस्ड जो है कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती थी। इस तरीके से जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें खलील की अंकल की भी डेथ हुई थी उस वार में। तो हम आगे बात कर लें तो जो सिविल वार मैंने आपको बताया है कि सिविल वार किस तरीके से, तो सिविल वार हुई यानी डिफरेंट कम्युनिटीज़ में लड़ाई हो रही थी, उसमें उनके अंकल मारे गए, जो सिविल वार टाइप्स यानी कंडीशन थी। अब उसके बाद हम बात करें तो लेबनान के लीडर जो है वो सामने आए, उन्होंने वो एग्री हुए कि बेसिक रूल्स फॉर द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, यानी उनके जो यहाँ के जो लीडर्स थे लेबनान के, उन्होंने देखा कि बहुत सारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिविल वार हो रहा था, यानी हर लीडर का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रखना, शांतिपूर्वक यानी शांति बनाए रखना। तो वहाँ पर कोई लेबनान के लीडर उन्होंने वो सामने आए, उन्होंने कहा ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो है पावर शेयरिंग का रूल, यानी हम पावर शेयर करेंगे सबके साथ, यानी डिफरेंट कम्युनिटी जितनी भी कम्युनिटीज़ यहाँ हैं वहाँ पे बात करें तो इस तरीके से सारी कंडीशंस हुई। तो उसके बाद पोस्ट ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि तो इस तरीके जब पूरा बट गया यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो हम बात करें तो हाँ जब रूल्स ऑफ द कंट्रीज यानी कंट्री का रूल एक प्रेसिडेंट के हाथ में आया, जो कि एक मरोनाइट सेक्ट से यानी कैथलिक क्रिश्चियन, हाँ कैथलिक और एक ऑर्थोडॉक्स, 2 क्रिश्चियनिटी होती है, क्रिश्चियन में भी 2 ग्रुप होते हैं। तो ये कैथलिक क्रिश्चियन थे, यानी कि जो प्रेसिडेंट वहाँ के थे। उसके आगे हम बात करें तो यानी यहाँ किस तरीके से क्लास डिवीज़न के साथ साथ यहाँ पावर किस तरीके से डिवीज़न किया गया। तो ये क्रिश्चियन यानी कि अगर उनको प्रेसिडेंट को देखा जाए तो वो कैथलिक क्रिश्चियन थे और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो सुन्नी मुस्लिम थे। उसके आगे हम बात करें जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो उन्होंने जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। और उसके साथ साथ हम जो है दैट ऑफ द स्पीकर फॉर सिया मुस्लिम, और जो वहाँ का स्पीकर थे वो सिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इस तरीके से पावर शेयरिंग डिफरेंट कम्युनिटी में की गई, तो जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा उसके आगे हम बात कर ले तो क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड मुस्लिम एग्रीड नॉट टू सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट ऑफ द सीरिया, यानी कि फिर उसके बाद जब कमेटी ने ये सारी चीज़ें मान ली तो उन्होंने कहा कि हम जो फ्रेंच का उस टाइम प्रोटेक्शन हो रहा था, यानी कि जो है हम फ्रेंच के प्रोटेक्शन में नहीं जाएंगे, जो फ्रेंच रिलेशन हो रहा था उसमें, और उसके बाद हम सीरिया के भी जो हमारा नेबरहुड सीरिया है उसको यूनिफिकेशन में भी हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट कर ली और फाइनली जो एग्रीमेंट हुआ तो ये जो है बिल्कुल में इक्वल पॉपुलेशन के यानी कि इक्वलिटी दी गई, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें मेंटेन हो गई, यानी शांति पीस वहाँ पर मेंटेन हुई। और उसके बाद आगे बात कर ले तो बोथ साइड हैव कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट, यानी कि दोनों तरफ के लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, यानी कि जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें। उसके साथ हम बात करें तो मुस्लिम आर इन क्लियर मेजॉरिटी, यानी उस टाइम जब फिर ये सारी कम्युनिटी को यानी दे दिया गया तो मुस्लिम उस टाइम यानी मेजॉरिटी में थी और मुस्लिम को प्रॉपर लीडरशिप दी गई, यानी कि आपको बताया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी वाइज पावर को डिवाइड कर दिया गया। जो है आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें खलील को पसंद नहीं थी और जो है वो चाहता था कि एक पॉलिटिकल लीडर एम्बिशियस हो, यानी कि पसंद हो, यानी कि जो अच्छा लीडर हो। उन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिटिसाइज़ करी और जो ये खलील था वो पर्टिकुलरली किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता था, ना कि अपने पिता का धर्म यानी क्रिश्चियन, ना ही अपने मदर का धर्म जो कि यानी जो मुस्लिम था। उसने जो है वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को नहीं वो एक्सप्रेस करता था और उसने जो है अंडरस्टैंड बाय लेबनान कांट लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी, और उसने सोचा ये जो लेबनान की गवर्नमेंट है ये एक नॉर्मल डेमोक्रेसी क्यों नहीं क्या रन अप करती, क्यों ये कम्युनिटी बेस्ड डेमोक्रेसी रन अप कर रही है। तो उसके मन में ये सारी चीज़ें आई कि जब इलेक्शन हो तो उस टाइम हम पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को बेस ना हो करके पर जो है किसी की जाने की वो प्रेसिडेंट को यानी कि उसका एक पर्टिकुलर जो मेजॉरिटी में आए उसको एक जो है हम प्रेसिडेंट बनाए, ना कि ये कम्युनिटी बेस्ड। और ऐसा क्यों नहीं होता है और इस वजह से डेमोक्रेसी इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में क्यों मेंटेन नहीं होती है, ये सारे उसके मन में क्वेश्चंस आए। और उन्होंने अपने से एल्डर से पूछा भी कि हु हैव सीन द ब्लडशेड ऑफ द सिविल वॉर टेल हिम टू द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द बेस्ट गारंटी फॉर द पीस, यानी कि क्या ये गारंटी देता है कि यानी जो हमने कम्युनिटी वाइज पावर को शेयरिंग कर दिया है वो हमें क्या गारंटी देता है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप हमें भी बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सही हैं या कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग की जाए या फिर सिर्फ जो है लोगों के अकॉर्डिंग से पावर शेयरिंग की जाए। इस तरीके से आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप खलील के आंसर का जरूर जवाब दीजिएगा। और उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, अब पावर शेयरिंग के फॉर्म्स बात कर ले थोड़ा सा, इसके क्या क्या रूप हैं तो यहाँ बात करते हैं। तो द आइडिया पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नेशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, यानी कि ये जो आइडिया है पावर शेयरिंग का ये यानी अपोजिशन टू द नेशन, यानी जो अपोजिशन लोग होते हैं उनकी द्वारा ये एक तरीके से इमर्ज हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो डिवाइडेड नहीं थी। आगे हम बात करें तो बहुत लंबे समय से बिलीव दैट ऑल द पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड इन वन प्लेस, यानी कि अगर पावर शेयरिंग की बात कर लें तो बहुत दिनों से हुआ क्या कि एक पर्टिकुलर जैसे ये कोई शक्ति है वो पर्टिकुलर एक ही हाथ में या पर्टिकुलर एक ही रीजन में यानी सर्वाइव हो रही थी। वो पूरी तरीके से यानी इतनी बड़ी कंट्री है, इसमें कहीं भी इसका जो है इसमें स्प्रेडनेस नहीं था। तो उसके बाद हुआ क्या कि वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, यानी कि अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है उसका मतलब ये है कि सोर्स सभी व्यक्तियों के हाथ, यानी पावर का जो सोर्स है वो सभी व्यक्तियों के हाथ में रहे। अब डेमोक्रेसी में बात कर ले तो पीपल रोल दमसेल्व थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस, यानी अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो व्यक्ति अपना गवर्नमेंट यानी अपना गवर्नेंस अपना रूलिंग अपने अकॉर्डिंग यानी अपने का सेल्फ का रूल करता है। पर्टिकुलरली आप इंडिया में देखते हैं कि हम यहाँ तक कि गवर्नमेंट की भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, उसे ब्रेक करते हैं और अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो यानी कि एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू यानी लोग अपने सेल्फ गवर्नेंस यानी अपना सेल्फ रूल करते हैं, यानी कि एक तरीके से जो सेल्फ यहाँ पर इंस्टीट्यूशन करते हैं पार्लियामेंट के थ्रू हम अपने रूल्स को बनाते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनते हैं और अपना गवर्न करते हैं। आगे हम बात कर लें इन गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर अच्छी जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सरकार उसमें देखें तो रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड वी एग्जिस्ट इन सोसाइटी, यानी एक सोसाइटी में पर्टिकुलर कई तरीके की यानी जो कम्युनिटीज़ बिलोंग करती हैं रहती हैं तो उनका सारे सबका रिस्पेक्ट इक्वल होता है। आगे बात करें तो एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज़, और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं उसको आवाज़ देता है, उसका शेप बनाता है। यानी कि अगर पर्टिकुलरली आप देखते हैं कि कोई रूल लॉ बनता है अगर वो सही नहीं है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, पर्टिकुलरली वहाँ जात धर्म नहीं कम्युनिटी बेस्ड नहीं है, अगर वो रीजन वाइज नहीं सही है तो उस रीजन के पर्टिकुलर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अगर कम्युनिटी वाइज नहीं सही तो कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इस तरीके से। तो हम बात कर लें यहाँ, और यहाँ एक थोड़ा सा बात कर ले तो यहाँ एक फ़ोटो दी गई थी, मैं उस पर थोड़ा सा बात कर लूँ। एक मिनट, ये फ़ोटो यानी कि ये जर्मन इंजीनियरिंग है, यानी कि हुआ क्या जब जर्मन में ये सारी सिस्टम ये थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है, यानी यहाँ दो कम्युनिटी का गवर्नमेंट हो गई तो एक तरीके से गाड़ी में देख सकते हैं ना डबल स्टीयरिंग है, तो इस तरीके से वहाँ के गवर्नमेंट में भी डबल स्टीयरिंग यानी कोई पर्सन इधर घुमा देता कोई पर्सन इधर घुमा देगा, इस तरीके से अगर कोलाब्रेशन नहीं होगा तो ये गाड़ी तो किधर जाएगी आप ही समझ सकते हैं, किसी की इच्छा हुई लेफ्ट को किसी की इच्छा हुई राइट को, तो इस तरीके से डिस्प्यूट होता है, फाइनली वो रूइंड हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यही दिखा रहा है कि अगर पावर शेयरिंग में भी कोलैबोरेशन नहीं हो तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे जहाँ बात कर रहे थे। तो आगे बात कर ले तो पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी सिटीजन्स एज अ पॉसिबल, यानी कि पावर शेयरिंग का मतलब है कि लोगों के बीच में पावर की शेयरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो यानी कि वो बटा हुआ हो। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, अब ये सारी चीज़ें तो आपका एक तरीके से जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर करता है। मॉडर्न में आते हैं तो मॉडर्न में जो है शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक में फॉर्म्स, यानी कि कुछ पावर्स लिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक तो पावर शेयरिंग इस तरीके से होती है कि वो जो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें डिवाइड होती है। अब डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या क्या हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको बता दूँ। यानी ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तीन हैं, एक तो लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक है जडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब है ये रूल्स को बनाती है प्रॉपर, यानी जैसे एक्ट बनते हैं आपने देखा ना, तो उस तरीके से उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन करती है। और ये अगर देखा जाए जडिशरी है, ये देखती है ये रूल सही है कि नहीं सही है,
पर्टिकुलर जो है एग्जीक्यूटिव ने कोई रूल बना दिया है, हो सकता है ये जो लोगों का फंडामेंटल राइट्स है उसको वायलेट करती हो और इसे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया हो और लोग यहाँ जो है कंप्लेन लेकर आए, तो उससे पहले ही कोई रूल बनता है तो जजिशियरी इसको जो है चेक करती है, यानी जिसको जजिशियल रिव्यू आपने पढ़ा ही होगा, तो जजिशियल रिव्यू के थ्रू अंडर जो है ये सारी चीज़ें चेक करती है वो सही है कि नहीं, और इससे लेजिस्लेटिव जो है लेजिस्लेचर होता है वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, यानी कोई रूल्स बनता है तो वहाँ आपको जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा जाता है, तो वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं ये तीनों, तो उनके बीच में जो पावर शेयरिंग होती है एक तरीके से इस तरीके से पावर शेयरिंग हुई, यानी कि इनके तीनों के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया, शक्तियाँ बटी हुई हैं। किसका क्या काम है, तो काम ही तो शक्तियाँ हैं मेन। आगे हम बात कर ले तो गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल इन एक्सरसाइज, यानी हॉरिजेंटली, यानी ये गवर्नमेंट देखे तो हॉरिजेंटली बटी हुई है। देखा मैंने आपको बताया ही कि इधर एग्जीक्यूटिव है, इधर लेजिस्लेटिव है और इधर जुडिशरी है, यानी सबका पावर हॉरिजेंटली इक्वल उसमें बटी हुई हैं। और हम आगे बात कर ले तो ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, यानी प्रत्येक ऑर्गन जो है मैंने आपको बताया कि जैसे चेक कैसे करता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव तो मैक्सिमम एक ही है, पहले बनाती है फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करती है, लेकिन जजिशरी अलग होती है, इसके पूरे पावर्स को चेक करती है। मैंने आपको बताया कि जजिशियल रिव्यू के अंडर दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ द पावर, यानी ये इसका रिजल्ट यानी कि होता है कि पावर बैलेंस होती है और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। आगे थोड़ा सा बात कर ले तो गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं अगर वो जो है कोई यानी कि रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल यानी पार्लियामेंट ही होती है। अगर देखा जाए उसमें लोकसभा एक तरीके से कह सकते हैं, इसमें स्टेट असेंबलीज, यानी पार्लियामेंट प्रॉपर अगर कोई रूल्स बनते वो सही नहीं है, सही है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट ही लेती है। यहाँ स्टेट में देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी और सेंट्रल में देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। आगे बात कर ले तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, यानी जिसको चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब मैंने बताया कि कोई जो है पर्टिकुलर लॉ बनता है तो उसको जजिशरी चेक करती है, उसके बाद ये एक दूसरे में बैलेंस हो, जब सभी यानी एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये चेक्स एंड बैलेंस हो गई, यानी अगर एग्जीक्यूटिव कोई रूल बनाती है तो लेजिस्लेटिव उसको चेक करती है, जजिशरी उसको चेक करती है, एक दूसरे में कॉपरेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक्स एंड बैलेंस के अंडर आती हैं। आगे हम बात कर लें यहाँ थोड़ा सा, तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि अब वहाँ तो हमने बात कर ली डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर की शेयरिंग होती है। इसमें अगर बात कर ले तो यहाँ पावर की शेयरिंग हुई डिफरेंट लेवल जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में। अब डिफरेंट लेवल का मतलब है कि यानी कि एक तो रीजनल गवर्नमेंट हो जाती है, एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो जाती है, एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हो जाती है। तो इसमें डिवाइड होता है, इसमें उसमें तो हॉरिजेंटली था, इसमें जो है वर्टिकल डिवीजन हो पावर का, यानी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके बाद से मैंने बताया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। स्टेट गवर्नमेंट है, इससे कम पावरफुल है लेकिन पावरफुल है, यानी कि जो है बहुत सारी चीज़ों में तो इसी का वो होता है। आगे हम बात कर लें तो यहाँ पर स्टेट जो लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी इसके पास भी बहुत कम पावर होती है लेकिन बहुत चीज़ें इंप्लीमेंटेशन करने के लिए होती हैं। तो इस तरीके से इसमें डिफरेंस कैसे इसमें डिवाइड किया गया है। तो इंटर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, यानी इस तरीके से बटा हुआ है। सच एज द जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर सेंटर इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, यानी जिसको फेडरल गवर्नमेंट के अंडर कहा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर भी फेडरलिज्म है, उसको हम बहुत कॉम्प्रहेंसिव वे में पढ़ेंगे। तो यानी इसको फेडरल गवर्नमेंट कहा गया, यानी जहाँ पर पावर का शेयरिंग स्टेट में हो उसके साथ जो है सेंटर में हो, यानी कि यहाँ पर सेंटर है और सेंटर का कुछ पावर स्टेट में भी डिवाइड हो, यहाँ इसको फेडरलिज्म कहा जाता है, फेडरेशन। उसके आगे हम बात कर ले तो इन इंडिया वे आर रिफर टू द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट, मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, उसके साथ साथ नीचे स्टेट में है भी है। और लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है, ऐसा तो आप जानते ही हैं, जैसे कि चाइना में भी देख सकते हैं आप। तो और उसके साथ अगर प्रॉपरली देखा जाए तो डेमोक्रेसी में तो ब्रिटेन में देख सकते हैं, वहाँ पर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, तो जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है मैंने आपको बताया ही। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेल्जियम को। आपने जैसे मैंने आपको बेल्जियम और श्रीलंका को बताया, प्रॉपर श्रीलंका में कोई पावर शेयरिंग नहीं, जिसकी वजह से ऑलवेज टर्मोइल क्रिएट रहता है। जैसे कि अभी रिसेंटली देखेंगे, शायद पिछले साल लास्ट ईयर है कि वहाँ पर रिवोल्यूशन यानी प्रोटेस्ट कर दिया था वहाँ नॉर्मल जनता ने, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट का जो हाउस होता है उसमें जाकर के उसके बेड पे लोग जाकर के लेट करके वीडियोज़ बना रहे थे। ये सारी कंडीशंस हुई थी। और वहीं पर बेल्जियम में देखा जाए तो किस तरीके से वहाँ बैलेंस वे में गवर्नमेंट चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली।
और लोकल गवर्नमेंट या म्यूनसिपैलिटीज़ दिया गया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बात की कि वहाँ पर हम लोकल गवर्नमेंट में किस तरीके से पावर का शेयरिंग करते हैं। यानी कि लोकल गवर्नमेंट में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पावर्स तो नहीं होती है प्रॉपर, लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंडर में होती हैं। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी एक तो मैंने बात कर ली पहला कि जो है वहाँ पावर के और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में डिवाइड होता है। दूसरा हम पावर जो रीजनल लेवल में यानी फेडरेशन उसमें गवर्नमेंट यानी उसे लेवल वाइज गवर्नमेंट में डिवाइड होता है। तीसरा है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड होती पावर्स। अब सोशल ग्रुप्स में आपको भी लगा होगा कैसे सोसाइटी को तो पावर इस तरीके से कोई पावर नहीं होती कि कोई लॉ बना दे, रूल्स बना दे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें तो है हमारे अंडर में। तो जैसा कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप या कम्युनिटी गवर्नमेंट, या जैसे कि बेल्जियम में है, यानी कि उस तरीके से होती है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स यानी सिविल सोसाइटीज़ को भी कुछ पावर्स मिली होती हैं। यानी कि सिविल सोसाइटी तो इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं कर सकती, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करवा सकती है, कुछ चीज़ों पर प्रेशर करके वो नया रूल्स बनवा सकती है, इस तरीके से वो कर सकती है। तो हम यहाँ बात कर ले तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स वेयर सोशली वीकर सेक्शन एंड वीमेन आर प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि किस तरीके से यहाँ पर पावर का शेयरिंग होती है, यानी कि लोकल यानी सोसाइटी यानी कि कुछ लोगों के हाथ में पावर दी जाती है, जैसे रिजर्वेशन दे दिया गया तो कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और सिविल सोसाइटी का मतलब थर्ड पार्टी कहते नहीं, आपने सिविल सोसाइटी का मतलब कोई जैसे SHG आपने बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कुछ कोई कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप बने होते हैं, उनके हाथ में भी कुछ पावर होती है। उनके हाथ में पावर का मतलब इस तरीके से होता है कि वो पर्टिकुलरली कोई रूल्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर रूल है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। उसके साथ वो नया रूल्स यानी बनवा सकते हैं, अगर कोई सही नहीं है तो उस पर वो प्रेशर कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये सारी चीज़ें कीजिए। तो सारी जैसे कि आपको मैंने 8th क्लास की उसमें बताया था, सुलभ करके एक NGO था जो कि टॉयलेट सबको प्रेफर करवा रहा था, यानी सबको दिला रहा था। तो ये सारी चीज़ें यानी कि गवर्नमेंट का एक तरीके से वो हेल्प ही तो कर रहा है वो स्वच्छ भारत मिशन में। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने इन सबको एक तरीके से गवर्नमेंट का एम था कि हम सबको टॉयलेट यानी कि ODF फ्री इंडिया बनाए, यानी कि ODF प्लस इंडिया, यानी इंडिया के स्टेट्स और रूरल एरिया यानी विलेजेस को ODF प्लस बनाए। तो जिसमें सुलभ ने हेल्प किया था, यानी सबको वो हेल्प प्रोवाइड करवा रहे थे टॉयलेट्स। तो ये सारी चीज़ें हुई। और बेल्जियम से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि यानी किस तरीके से बेल्जियम में स्टेट्स लेवल गवर्नमेंट थी, उसके साथ सेंट्रल लेवल थी, उसके साथ साथ उसने कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन किया था। अब थोड़ा सा हम बात कर ले दिस टाइप अरेंजमेंट this types arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise, यानी कुछ सोसाइटी को ग्रुप्स को भी मिला है। जैसे कि आप प्रेशर ग्रुप्स आपने इंडिया में सुना होगा, प्रेशर ग्रुप्स के हाथ में जैसे विद्यार्थी संघ परिषद ऐसे करके कुछ है, ABVP ऐसे है। तो वो सारी चीज़ें ऑल इंडिया, शायद मुझे प्रॉपर नेम नहीं याद आ रहा है, बट प्रेशर ग्रुप है वो। तो उसके हाथ में भी कुछ पावर्स होती है। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है वो रूल्स मैंने बताया कि आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। यानी विद्यार्थी संघ परिषद है, यानी विद्यार्थियों के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर स्टूडेंट्स बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उनके लिए खड़े होते हैं, तो उनको सपोर्ट करते हैं। तो हाँ हम बात करेंगे उसको। इसके बाद यहाँ भी बात कर ले, इसकी वजह से अगर देखा जाए तो कमेटी अ फेयर शेयर इन पावर, यानी इस तरीके से माइनॉरिटी को भी जो है माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको भी प्रॉपर पावर्स मिलती हैं। तो इस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है। एक इम्पोर्टेंस और लास्ट है, पावर शेयरिंग arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement control और influence those of powers। यानी कि उसमें मैंने आपको रिलीजियस बेस्ड उसमें प्रेशर यानी कि जो पावर शेयरिंग है रिलीजियस बेस्ड होती है। इसमें प्रॉपर प्रेशर ग्रुप्स को पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी जैसे BJP है, सपा है, बसपा है, ये सारी चीज़ें, यानी SP है जो BSP है, या सारी ये जितनी कम्युनिटीज़ यानी पार्टीज़ हैं उनको पावर कितनी तरीके से मिली होती है, तो उनके अंडर ये पावर शेयरिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें ये भी यानी कि डेमोक्रेसी को मेंटेन रखती हैं, यानी कि यहाँ पर लोकल पर्सन को भी एक तरीके से पावर्स मिली हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। आगे थोड़ा हम बात कर लें तो दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ द कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज़, यानी ये एक तरीके से कंपटीशन भी क्रिएट करती है। यानी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो अपना राइट्स है, उसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल पार्टी कोई अच्छा करी तो अगले में भी कंपटीशन आता है कि अगर सपोज दैट मैं भी ये सारी चीज़ें करूँ तो हो सकता है मेरी पार्टी जीत जाए। तो एक तरीके से कंपटीशन भी रहता है।
तो जिसकी वजह से जो है रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस कंपटीशन को इंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, यानी जिसकी वजह से पावर एक हाथ में रहता भी नहीं है, वो डाइवर्सिफाइड होता है। और थोड़ा सा बात कर ले तो लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, यानी कि सारी सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड होता है इसके साथ डिफरेंट आइडियोलॉजीज बहुत, यानी कि कुछ लोगों का होता है यानी कि आइडियोलॉजीज होती है ना कि जिसका कुछ लोग तो प्रैग्मेटिज्म फॉलो करते हैं, कुछ लोग आइडियलिस्टिक विचारधारा के होते हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग सब कुछ सही होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो उनकी आइडियोलॉजीज भी होती हैं, तो सबका इसमें शेयर होता है, कंट्रीब्यूशन भी होता है इसमें। ट्रेडर्स और बिजनेसमैन भी, यानी उनके हाथ में भी होता है कि कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी को मेंटेन रखता है। तो इस तरीके से हमने पावर शेयरिंग की बात कर ली कि इससे बहुत अच्छे से इसे बहुत इजी वे में बहुत अच्छा कवर किया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग किस तरीके से हुई है। और आपको एक होमवर्क मिलता है कि आपको इसमें पावर शेयरिंग की जो दिया गया है कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका जो पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स हैं इसका हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो चारों उसमें फॉर्म्स दिए गए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके नंबर वाइज से ओनली इसका सिर्फ डिवीज़न बताना है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपको बताना है। तो ये सारी चीज़ें हुई। आई होप आप लोगों ने ये क्लास एंजॉय करी होगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैप्टर्स बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आप इसे कवर करिए। उसके साथ आप वीडियो कवर करने के बाद उससे जस्ट आप पढ़िए, तो जिसकी वजह से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इसी तरीके से अच्छे से मेहनत कीजिए, सक्सेस होइए। थैंक यू।